विधायक बनता था, सांसद बनता नहीं। आज में अपने साथियों, जब तक आपकी अटैची में नोट नहीं भरे होंगे, जब तक 20 लाख की गाड़ी में बैठकर टिकट मांगने नहीं आओगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा। और ये ताकत किसके पास है? दलालों के पास ताकत है, बेईमानों के पास ताकत है, बंदूकबाजों के पास ताकत है। अटैची लेकर आते हैं बड़ी गाड़ियों में, हमारे समाज के छाती में चढ़ते हुए टिकट लेते हैं, टिकट लेके चले जाते हैं, चुनाव में आते हैं, हारते हैं तो हारते हैं, जीतते हैं तो जीतने के बाद जिस समाज के वोट से सांसद विधायक बनते हैं, उस समाज के ऊपर जुल्म करते हैं। आपके वोट से आपके ऊपर ही जुल्म होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जिसके हाथ में ये मोदी की सत्ता आई, ताकत आई, उसने इस ताकत को बेचना शुरू कर दिया। कांशीराम साहब के साथ जो भी बुआ जी ने अपना दुख आपके साथ बीच में रखा, आप जो भी माताएं बहनें, आप मां भी हैं, बहन भी है, बेटी भी है, आपके भाई भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। और मुझे बड़ी कुदरत की बात है, मैं बोल रहा था बुआ जी की बात, एक छोटा सा बच्चा गिर गया, आगे 5 महिला बैठी, 6 महिला बैठी थी, आगे की लाइन में 6 महिला बैठी थी। सबसे पहले कौन कूदी? उसकी मां कूदी, और महिला भी आगे बढ़ी, सबसे आगे कौन कूदी? मां को अपने बेटे का दर्द। आपके सामने की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं मैं, सामने की बात है। मां को दर्द हुआ कि मेरा बेटे को चोट लगी, और उसके बाद वो बेटे को, बच्चा जो रो रहा था, उसको उसका वो सब भूल कार्यक्रम भूल, कहां कार्यक्रम में आई, क्या हो रहा है, कौन भाषण दे रहा है, तो अपने बच्चे में उसका दिल चला गया। ये दर्द होता है। तो अब ये बात सोचो, ये छोटा सा बच्चा था, जिस मां ने कांशीराम जैसा महान बेटा पैदा किया, जिस मां ने कांशीराम जैसा बेटा पैदा किया, उस कांशीराम को 90 साल की 95 साल की उनकी उनकी मां ने उसको मिलने ना दिया जाए, बेटे को दूर रखा जाए, ये मां जहर देके अपने बेटे को मार देगी। इतनी माएं बैठी है इधर, आप तो अपने बच्चों को मार सकते हो? जो मार सकती है हाथ खड़ा करे कि मैं अपने बच्चों को जहर देके मारूंगी। कोई मां ऐसी है इधर? यहां नहीं, पूरी दुनिया में नहीं सकती जो अपने बेटे को, बच्चे को जहर देके मारे। ये माया वो अधिक मोटी है कि कांशीराम की मां कांशीराम को नहीं मिल सकती, क्योंकि कांशीराम की मां अपने बेटे को जहर देके मार देगी। इससे बड़ा जुल्म कहीं हो सकता है दुनिया में? इससे बड़ा जुल्म कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि कोई अपनी मां को अपने बेटे से ना मिलाए। क्योंकि जुल्म किसने किया? उस गद्दार ने किया, जिस गद्दार को कीचड़ से उठाकर कांशीराम साहब ने मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाया। क्यों किया? कि ब्राह्मणवाद मुझे इनाम देगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, मेरी पूजा होगी, मैं इतिहास में मेरे मंदिर बनेंगे। और उस लालच में, बेईमानी में, गद्दारी में बगिया मेट कर दिया। और आज उसकी हालत क्या है? ब्राह्मणवाद ने उसकी गर्दन, मायावती गर्दन ऐसे दबाई हुई है, गर्दन ऐसे दबाई हुई है, पार्टी जीरो पर पहुंच चुकी है, राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो चुकी है। पूरा ब्राह्मणवाद का, आरएसएस का कब्जा हमारी पार्टी पर हो चुका है। दिखाने के लिए मायावती को सामने रखा गया है, लेकिन पीछे सारा काम ब्राह्मणवाद करता है, पंडित किशन मिश्रा करता है, आरएसएस करती है। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? इसलिए हम लोगों ने मूवमेंट चालू किया कि जो कांशीराम साहब के साथ गद्दारी हुई है, जो धोखा हुआ है, जो हमारे समाज का धोखा हुआ है, अगर हम लोग ना जागे, अगर हम लोग ना जागे तो आज नहीं तो कल कि हमारी पार्टी, कांशीराम साहब की पार्टी, बाबा साहब की पार्टी, हमारे महापुरुषों की पार्टी, इस पार्टी पर किसका कब्जा होगा? ब्राह्मणवाद का कब्जा होगा। और हमारे हाथ से हमारा समाज देखता रह जाएगा कि क्या हो गया। इसलिए हम लोगों ने मूवमेंट चलाया, बहुजन मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय आंदोलन,
ये कोई दूसरी पार्टी नहीं है साथियों, ये कोई पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहकर चलाया गया एक आंदोलन है जिसका नारा है मायावती हटाओ, बीएसपी बचाओ। मायावती हटाओ, बीएसपी बचाओ, क्योंकि बीएसपी हमारी पार्टी है, रामकिशन यादव की पार्टी है, इंजीनियर साहब की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, यादव जी की पार्टी है, हाशिम साहब की पार्टी है, आप सबकी एक एक आदमी की पार्टी है। मायावती उसके बाप की पार्टी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं साथियों? मैं आपको एक कहानी सुनाकर, तथागत गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, बुद्ध की बात आपको समझ में आएगी, शायद मेरी बात समझ में ना आए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। एक घर होता है, एक कमरा होता है, कमरे के अंदर 4 दीवारें होती है, 4 दीवार कोने पर 4 खंभे होते हैं। मकान ऐसे बनता है ना, दीवार होती है, 4 कोने में खंभे होते हैं, खंभे के ऊपर छत बनती है, एक मकान कमरा बनता है जिसमें हम लोग रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक मकान है, एक कमरा है जिसमें हमें सुरक्षा मिली है, 4 कोनों पे 4 खंभे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 4 कोनों पे 4 खंभे हैं, इन खंभों के ऊपर ये 4 पूरा छत टिकी है, 4 खंभों पे ये छत टिकी है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी है जो कि हमारे लिए छत है जिसके नीचे हम लोग सुरक्षा का एहसास करते हैं। खंभा नंबर 1 क्या है? 1 नंबर खंभा क्या है बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें कोई पार्टी बनती है, वो खंभा है विचारधारा का। सबसे पहले विचारधारा होती है, पहला खंभा करता है विचारधारा खंभा। विचारधारा क्या थी? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, तथागत गौतम बुद्ध ने दी। दूसरा खंभा होता है नेता। नेता नेता कौन थे हमारे? मसीहा कौन थे? काशीराम साहब। तीसरा खंभा क्या होता है? हमारे मिशनरी कार्यकर्ता, लाखों मिशनरी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का तीसरा खंभा। और चौथा खंभा क्या होता है? वो लक्ष्य, सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य, आर्थिक मुक्ति का लक्ष्य जो हमारे महापुरुषों ने दिया है। इन 4 खंभों पर बहुजन समाज पार्टी टिकी हुई है। विचारधारा, काशीराम साहब हमारे नेता, मसीहा हमारे लाखों कार्यकर्ता, और चौथा हमारा लक्ष्य, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक मुक्ति का जो हमारा लक्ष्य है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहला खंभा हमारा था विचारधारा का। मायावती ने विचारधारा के साथ धोखा किया या वफादारी की? उसने बहुजन से सर्वजन कर दिया, तो हमारे विचार के साथ वफादारी की या गद्दारी की? गद्दारी की। गद्दारी की कि नहीं की? हाथ खड़ा करो। गद्दारी की। जनता की अदालत ने फैसला दे दिया, मायावती ने बहुजन से सर्वजन किया, महापुरुष के साथ गद्दारी, विचारधारा के साथ। नंबर 2, काशीराम साहब हमारे मसीहा, काशीराम साहब के साथ मायावती ने उनकी हत्या की। गोजी ने बोला, हम लोग भी बोलते हैं, हत्या करके वफादारी की या गद्दारी की? हाथ खड़ा करो। गद्दारी की। जनता की अदालत कर दिया बक्सर की धरती पर। हमारे लाखों का जो मिशनरी कार्यकर्ता थे उनको दरबदर किया, अपमानित करके बाहर निकाला। उनके साथ मायावती ने वफादारी की या गद्दारी की? हाथ खड़े करो। गद्दारी की। चौथा, हम जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी थी, सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति, उसके साथ मायावती ने वफादारी की या गद्दारी की? गद्दारी की। जनता ने फैसला दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से हर आदमी से पूछता हूं, दोबारा दूसरा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आप में से हर आदमी बताएं मुझे, आप बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को मानते हैं कि नहीं मानते? बहुजन हिताय को मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, बहुजन को मानते हैं। बहुजन के साथ वफादारी करना चाहते हो कि नहीं चाहते? वफादार हुआ। काशीराम साहब को मसीहा मानते हो कि नहीं मानते? मानते। हाथ खड़ा करो। आप विचारधारा के साथ भी वफादार है, काशीराम साहब के साथ वफादार है। आप
अब ये मानते हो कि मायावती ने हमारे मिशनरी साथियों का धोखा किया, अपमान किया उनका, मिशनरी लोगों का, किया कि नहीं किया? वो आप सब लोग हो, हम सब लोग वही लोग हैं जिनके साथ मायावती ने गद्दारी की। हम लोग सब मिशनरी लोग हैं, हम मिशन के प्रति वफादार हैं कि नहीं है? सब लोग वफादार हैं। आप लोग चाहते हो कि सामाजिक मुक्ति हो, आर्थिक मुक्ति हो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हैं। इसका मतलब फैसला क्लियर हो गया। मायावती चारों खंबे हैं उनके प्रति गद्दार हैं। हम लोग चारों खंभों के प्रति, जो बीएसपी के 4 खंभे हैं, 4 कोने पे, हम उन चारों खंभों के प्रति वफादार हैं। हम सब तो पार्टी किसकी हुई? वफादारों की होती है, गद्दारों की होती है? वफादारों की होती है। पार्टी वफादारों की होती है, गद्दारों की नहीं होती। बनाने वाले एक एक करने वाले की होती है, कुछ तोड़ने वाले की नहीं होती। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? भगवान बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक भगवान बुद्ध की कहानी सुनाना चाहता हूं। आप बुद्ध की धरती पर रहते हैं। जब भगवान बुद्ध नहीं बने थे, वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, आपके बगल में राजकुमार थे। तो एक बार वो अपने बगीचे में बैठे थे, सिद्धार्थ वो बगीचे में बैठे थे। सामने उन्होंने देखा कि एक हंस आगे गिरा, एक चिड़िया हंस होती है, वो आगे गिरा, उसके पेट में तीर लगा था। तो तीर लगा था तो उठा लिया और उसको काटने लगे, तो तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी कर दी। इतने में उनका एक भाई था देवदत्त, तो दुष्ट प्रकृति का था। वो देवदत्त भागा आया तो बोला, ये पक्षी मेरे को दे दो, कि मैंने मारा है, मैं उसको पका कर खाऊंगा। दोनों भाई लड़ने लगे। लड़ते महाराज सुधोधन जो पिता थे बुद्ध के, उनके पास पहुंचे कि महाराज आप फैसला करें, ये हंस इसके पास रहना चाहिए या इसके पास रहना चाहिए? महाराज ने कहा, मैं अपने मंत्रियों से बातचीत करके फैसला देता हूँ। आधे घंटे बाद दोनों को बुलाया गया, सिद्धार्थ को और देवदत्त को, और ये फैसला किया गया कि ये पक्षी जो है, जो हंस है, सिद्धार्थ के पास रहना चाहिए। तो देवदत्त ने बोला, महाराज आप अपने पुत्र का साथ दे रहे हैं, ये पक्षी को मैंने मारा है, ये पक्षी मेरे पास आना चाहिए। तो महाराज सुधोधन ने बोला, हम सब मंत्रियों ने फैसला किया है कि ये जो पक्षी है सिद्धार्थ के पास जाना चाहिए। वो इसलिए कि मारने वाले से बड़ा अधिकारी बचाने वाला होता है। मारने वाले से बड़ा हकदार बचाने वाला होता है। तो मायावती इस पार्टी को, मिशन को, मूवमेंट को मारने वाली है और हम बचाने वाले हैं। तो बीएसपी किसकी हुई साथियों? हमारी हुई। हाथ खड़े करो। बीएसपी हमारी। जो बेईमान, गद्दार और दलाल, हत्यारे लोग इस पार्टी कब्जे करके बैठे हैं, ये काशी श्री राम के एक लाल का फर्ज है कि देश में जो काशी श्री राम के लाखों करोड़ों लाल बैठे हैं, उनका ये फर्ज है इन गद्दारों को, इन दलालों को, इन हत्यारों को, इन टिकट बेचने वालों को जूते मारकर इस पार्टी से बाहर करें और अपनी पार्टी पर दोबारा हम कब्जा करें, दोबारा इस पार्टी को अपने महापुरुषों के सिद्धांत के हिसाब से चलाएं। ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारे महापुरुषों का संदेश है। ये छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ा आसान था। हम भी निकलकर कहीं से दूसरी पार्टी बना लेते, लेकिन हमने फैसला किया हम दूसरी पार्टी नहीं बनाएंगे। हम दूसरी पार्टी नहीं बनाएंगे। हम अपने महापुरुषों की पार्टी को दोबारा कब्जा करके अपने महापुरुषों के सिद्धांत के हिसाब से वही लोग जिन्होंने बनाया है इस पार्टी को, इस मूवमेंट को बनाया है, ये वही लोग चलाएंगे। तो इसे जो गंदगी मायावती के जो चेला मंडली ने, जो दलालों ने जो कब्जा कर दिया है, उसको दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम लोग पूरे देश में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ ये है, मायावती हटाओ, बीएसपी बचाओ। साथियों, सवाल है मायावती कैसे हटेगी? कैसे हटेगी? हमारे लोग पूछते हैं कैसे हटेगी? हम बताते हैं कैसे हटेगी। मैं बताता हूं कैसे हटेगी। मायावती क्या है? एक किसान है, व्यक्ति है। इस देश में करोड़ों की आबादी है, 100 करोड़ का हमारा भूमि समाज है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी
मुसलमान, ईसाई, सिख 100 करोड़ की आबादी है। इन 100 करोड़ की आबादी का मसीहा बाबा साहब, काशीराम साहब, जगदेव प्रसाद जी, पेरियार साहब, महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, रविदास जी महाराज, कबीर साहब हमारे महापुरुष हैं। इन लोगों का मूवमेंट जो है, काशीराम साहब ने इसको पार्टी बनाया और देश में शांति पर अपना कब्जा जमाने के लिए उन्होंने पूरे देश में अपना समय लगाया। तो आज जो धोखा उनके साथ हुआ है साथियों, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग दोबारा इकट्ठे होकर इस मूवमेंट को दोबारा स्थापित करें, अपनी पार्टी को बचाएं, क्योंकि जिसने बनाया है वही बचाने आएगा। ये प्रकृति का नियम है। जिस माँ ने बेटा पैदा किया था वही माँ पहले कूदी। आप भी इस पार्टी की माँ हो, समाज माँ है। जिस माँ ने बेटा पैदा किया था, मैं नहीं जानता किसका बेटा है वो, लेकिन जिस माँ ने पैदा किया था वो सबसे पहले कूदी बच्चे को बचाने के लिए, उसी माँ ने अपने गोदी में ले लिया। पार्टी किसने बनाई है साथियों? हम सबने बनाई है पार्टी। काशीराम साहब के साथ लाखों करोड़ों लोगों ने बनाई पार्टी। तो इस पार्टी के खराब होने का दर्द किसको होगा? किसको होना चाहिए? मनवादियों को, ब्राह्मणों को होना चाहिए? हमको होना चाहिए? हमको होना चाहिए। जिसने एक एक पसीने की बूंद, खून की बूंद दी है पार्टी के लिए, उनको उस पार्टी के बर्बाद होने का दर्द होना चाहिए। और इसी दर्द के कारण मैं जानता हूं कि आप लोग इधर आए। वो दर्द है जो आपको इतनी दूर दूर से पिछले 5-6 घंटे से आप बिना पानी के, प्यास के, बिना खाए के बैठे हैं। तो दर्द आपको खींच कर आया है कि जो मूवमेंट, जो पार्टी हम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने बनाई, जो पार्टी हमारे महापुरुषों ने, हमारे लाखों करोड़ों साथियों ने बनाई, उस मूवमेंट को हमें बचाना है। ये दर्द हम लोग ही समझ सकते हैं, आप लोग ही समझ सकते हैं, हमारे यादव जी समझ सकते हैं, जो 75, 76, 77 साल की उम्र में आज यहाँ बैठे हैं। पूर्व सांसद हैं वो, क्यों आए हैं 200-300 किलोमीटर यात्रा कर इस उम्र में? क्योंकि जिस मकान में एक एक बुनियाद, एक एक ईंट लगाई थी इन्होंने, आज वो इमारत को तोड़ा जा रहा है। वो दर्द इनको खींच कर लाया है, वही दर्द आपको खींच कर लाया है, वही दर्द इन सबको खींच कर लाया है। तो जो बनाने वाला है वही बचा सकता है, दूसरा नहीं बचाएगा। आप बनाने वाले हो, आप बनाने वाले हो, हम सब बनाने वाले। साथियों, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी आपको मालूम है केंद्र में किसकी शासन है? भाजपा का शासन। मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी प्रधानमंत्री है, भाजपा का शासन है, आरएसएस का शासन है। काशीराम साहब हमको, इस बहुजन समाज को, इस देश का हुक्मरान बनना चाहते थे, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि हमारे समाज को कुचलने वाला समाज, या हमारे समाज को कुचलने वाले मनवादी लोग इस देश में समझ बैठे हैं। और आज हम लोग दोबारा निराशा में, मजबूरी में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमारा क्या होगा। हमारी शिक्षा छीनी जा रही है हमसे, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है हमसे, हमारे ऊपर जुर्म ज्यादती बढ़ रही है। तो इसलिए हुआ कि जिस पे समाज ने विश्वास किया था, उस मायावती ने समाज को धोखा दिया। आज हमारे साथ धोखा हुआ है साथियों, उस धोखे को ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, हमें ही काम करना पड़ेगा। तो ये अपील करने के लिए आदरणीय जुआ जी, हमारे यादव साहब सांसद जी, मैं खुद और हमारे सभी साथी पूरे देश से आए हैं कि बिहार के जो काशीराम साहब को मानने वाले काशीराम के लाल हैं, काशीराम के लालो मायावती को, दरवाजों को खदेड़ने के लिए खड़े हैं। अब इस बक्सर की धरती से हमारे शिव कुमार जी ने बताया, बक्सर की पुरानी लड़ाई बताई, 1534 में हुई थी, 1734-64 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। बहुत लड़ाइयां हुई यहाँ पर, लड़ाकों की धरती है बक्सर, 1764 में हुई थी। लेकिन आज बक्सर से जो लड़ाई शुरू हो रही है वो उन 2 लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई है। वो छोटी छोटे राजपाट की लड़ाई थी, 2 राजाओं की लड़ाई थी, वो छोटी लड़ाई थी, छोटे छोटे जमीनों के लिए, छोटे छोटे उसके लिए। लेकिन आज बक्सर की धरती पर हम लोग बैठे हैं। बक्सर की धरती पे आज 20 सितंबर 2015 को जो संघर्ष शुरू हुआ है, ये इस देश की सबसे ऐतिहासिक लड़ाई है साथियों, जिसका नाम आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद
400 साल बाद, जैसे हम 500 साल बाद याद कर रहे हैं, 400 साल बाद याद कर रहे हैं पुरानी लड़ाइयों को, आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन मूवमेंट की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से 100, 200, 500 साल बाद भी इस लड़ाई को लोग याद करेंगे कि 20 सितंबर 2015 को बक्सर की धरती से एक ऐलान हुआ था, एक आह्वान हुआ था कि काशी राम के लाल खड़े हुए थे हाथ में लाठी लेकर, समाज के दलालों को, गद्दारों को कुचलने के लिए, उनको पार्टी से खदेड़ने के लिए आज बक्सर की धरती पर वो ऐलान जंग हम लोग करने आए। ये ऐलान जंग हम करने आए हैं साथियों, और इसके लिए हमारी तैयारी है, पूरी तैयारी है। अभी आने वाला बिहार का चुनाव है साथियों, चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई है। लोगों ने पूछा कि हमारे साथी लोग बैठे कार्यक्रम के प्रचार के लिए, लोगों ने बोला हम आपकी बात से सहमत तो हैं, लेकिन चुनाव आ रहे हैं, वोट कहां देंगे? ये सवाल आपके मन में भी होगा कि हम वोट कहां देंगे। साथियों, हमने फैसला किया है कि बिहार के चुनाव में हम लोग आपको साहब काशीराम जी की सोच का, बाबा साहब की सोच का, बाबू जगदेव प्रसाद की सोच का, पेरियार की सोच का, शाहू जी महाराज की सोच का, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का, महात्मा फुले की सोच का अच्छा सच्चा प्रत्याशी आपको आपके क्षेत्र में देंगे, ताकि आपको अपना वोट बेईमानों दलालों के दारों को डालने को मजबूर ना होना पड़े। और हमारे साथियों ने पूछा मुझसे, कल बात हो रही थी हमारी कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारा पैसा नहीं है। मैं जानता हूं गरीब समाज है, पैसा नहीं है हमारे। तो मैंने उनको बोला कि हमें गाड़ियों की जरूरत नहीं है, जीपों की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना पर्चा छापेंगे, पर्चा भरेंगे, अपना हैंडबिल छापेंगे, 5,000, 10,000, 20,000 हैंडबिल छापेंगे। जिस तरह काशीराम साहब ने साइकिल पे चलकर प्रचार किया था 20-30 साल पहले, काशीराम साहब से प्रेरणा लेते हुए ही हम लोग साइकिल पे चलकर गांव जाकर गांव वालों के सामने भीख मांगेंगे, झोली भरेंगे, एक मुट्ठी चावल मांगेंगे, 10 रुपए का नोट मांगेंगे, एक नोट एक वोट के सिद्धांत से हम वोट मांगेंगे, समाज के बीच में जाएंगे और समाज में हमको सहयोग करेगा। साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विधायक जीतेगा, कोई विधायक नहीं जीतेगा। संख्या हमारी है, काशीराम साहब को मानने वाले ज्यादा है, विचारधारा को मानने वाले ज्यादा है। आपका नोट एक मुट्ठी चावल आपसे लेंगे, आपको हम अच्छा प्रत्याशी इस बिहार के चुनाव में जितना संभव है आपको देंगे। और मैंने अपने साथी को ये भी बोला, अगर आपको साइकिल चलाने में कुछ संकोच हो रहा होगा कि अब तो बड़े नेता हो गए, साइकिल कैसे चलाएं, तो मैंने उनको बोला, मैं तो पूर्व सांसद रहा हूं। अब 2 साल पहले हम लोगों ने 3,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा चलाई, 3,000 किलोमीटर मैंने खुद साइकिल चलाई है। हमारे खुद ये बंदे जी है, 2 साल पहले हमारे सभी साथी साइकिल यात्रा में चले, 3,000 किलोमीटर की काशीराम प्रदेश यात्रा 2013 में। हर रोज हम 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। अगर 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे हम लोग, तो विधानसभा तो छोटी होती है, 10, 20, 25 किलोमीटर की विधानसभा होती है, बहुत छोटा। तो मैं खुद दिल्ली से आऊंगा साइकिल चलाने आपके साथ बीच में, आपके बीच में मैं खुद साइकिल चलाऊंगा, आपके साथ मैं कुछ वोट मांगने जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलेंगे, हैंड में लेके अपने महापुरुषों को संदेश लेके हम लोग चलेंगे, समाज के पीछे जाएंगे, समाज से वोट मांगेंगे, आपको एक ईमानदार बहुजन शक्ति विकल्प देने का काम हम लोग करेंगे। तो साथियों, निराश होने की बात नहीं है। अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, कि काशीराम साहब ने बोला, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी निकल आते हैं। तो सच्ची तमन्ना वाले हैं या झूठी तमन्ना वाले? सच्चे वाले हाथ खड़ा कर दो, सच्ची तमन्ना वाले जीत गए। तमन्ना सच्ची होगी, साइकिल उठाओ, पर्चा उठाओ, पर्चा छुपाओ, गांव में निकल जाओ, 2-4 रोटी बांधो, थोड़ा चलिया बांधो, निकल जाओ प्रचार करने, समाज के बीच में जाओ, समाज आपको हाथों हाथ देगा। हमारे महापुरुषों ने हमको रास्ता दिखाया साथियों, हमें उस रास्ते पे चलना है और आगे बढ़ना है और अपने मिशन को बचाना है। और आखिर में अभी हमारे दिनेश शैलेंद्र जी बोले, ये कौन हस्ती है, ये कौन हस्ती है दिनेश शैलेंद्र जी? इनके पिताजी क्या इस देश में, इस देश के अंदर सुनिए, इस देश के अंदर दलित समाज में
जो हमारे वर्तमान समय में, वर्तमान काल में, पिछले 50-60 साल में बाबा साहब जन्मे, जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पूरी दुनिया में जानते हैं, अमेरिका से लेकर कनाडा, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में जानते हैं। नंबर 2 कांशीराम साहब, पूरी दुनिया में तो जानते हैं, कांशीराम जैसा एक महान नेता है। तीसरा व्यक्ति बाबा साहब कांशीराम साहब के बाद दलित समाज में पैदा हुआ, चमार समाज में पैदा हुआ, आपके बिहार, आपके पड़ोस में पैदा हुआ। जिनका नाम पूरी दुनिया में, जो रूस का राष्ट्रपति इधर आता है, भारत में आता है, रूस का राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, जापान का राष्ट्रपति आता है, तो क्या बोलता है? इनके लिखे हुए गाने सुनाओ मुझे। यहां की सरकार इनके लिखे हुए गाने, जो राज कपूर की फिल्मों में सुने होंगे आपने, मेरा जूता है जापानी, सुना? आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, ये लिखने वाले शहरेंद्र आपकी धरती के थे, आपके पड़ोस के, आपके समाज के, चमार समाज के। लेकिन क्योंकि चमार समाज के थे, इसलिए उनको कभी भी देश की सरकारों ने सम्मान नहीं दिया। ना केंद्र की सरकारों ने दिया, ना बिहार की सरकार ने दिया, ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। आज ये मैं ये घोषणा करना चाहता हूं इस धरती से, आज आप बिहार की धरती से, आज से 100 साल पहले इनके दादाजी, दिनेश जी दादाजी इस धरती को छोड़कर बाहर गए थे। आज 100 साल बाद उनका जो तीसरी पीढ़ी ने आज कदम रखा है अपने पूर्वजों की धरती पर। बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन ये ऐलान करता है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, एक मिनट, ये समाज ये क्या कर रहे हो? आराम से बैठो, सुनो, पहले समझ लो बात। गीतकार शंकर शैलेंद्र, ये आपके समाज के, आपकी धरती के, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन इस देश की धरती में इनको सम्मान नहीं मिला। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, इस महान गीतकार को, इस महान कवि को, इस राष्ट्र कवि को हम लोग भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे। भारत रत्न से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मनोरंजन चाहिए भी नहीं, क्योंकि 60 सालों में नहीं दिया, आगे देंगे भी नहीं। लेकिन हम अपनी सरकारें खुद बनाकर इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे। ये ऐलान आज बक्सर की धरती से मैं आपको विज्ञप्त करना चाहता हूं। और जब से इन्होंने ये इस किताब में लिखा, इस किताब में लिखा, क्या लिखा? ये लिखा इन्होंने अपने पिताजी के बारे में कि एक दलित निर्धन परिवार में, बिहार के अंदर आरा जिले में एक दलित निर्धन चमार के घर में मेरे बाप का जन्म हुआ। चमार के घर में लोग अपनी जाति छुपाते हैं, अपनी जाति छुपाते नहीं छुपाते। चमार है लेकिन सिंह बने हैं, चमार है कि शर्मा वर्मा बने हैं, चमार है लेकिन फलाने बने, ठिकाने बने। इन्होंने खुलेआम लिखा कि मेरा बाप एक चमार था, मुझे चमार होने में फख्र है, मुझे चमार होने में सम्मानित महसूस करता हूं। तो क्या हुआ साथियों, इस देश के मनुवादी लोगों ने, इनको तकलीफ होनी शुरू हो गई, इनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। मुंबई में रहते हैं, इनको धमकी देनी शुरू कर दी गई, तुमने अपने ये बात क्यों लिखी, इसको वापस करो। मैंने कहा मैं वापस नहीं करूंगा। इनके घर में डाका डलवाया गया, इनके घर में 6 महीने पहले डाका डलवाया गया। डाका डलवाकर किसने डलवाया डाका? सरकार, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, सरकारों ने। और इनके घर का सारा सामान उठा के ले गए, सारा सामान उठा कर ले गए, जिनमें इनके पिताजी